Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra. Today we will discuss thinkers in education. First of all we discuss Maria Montessori. इनका जो टाइम पीरियड था वो 1870 to 1952 था. Maria Montessori's name is famous all over the world as an originator of a few system of pre-primary education for young children regarding activity-based learning, Montessori method. ठीक है. She believed that children should be free to find out things for themselves and to develop through individual activity. जो मारिया मोंटेसोरी हैं उनके ही नेम पे जो है मोंटेसोरी क्लासेस का जो है कॉन्सेप्ट है, जो प्री नर्सरी क्लासेस हैं, प्ले ग्रुप की क्लासेस हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही सबसे पहले इसको ही प्रोवोक किया था. तो इनके नाम पे इसको मोंटेसोरी मेथड का नाम दिया गया था. बच्चों की वो उनका बिलीव था कि बच्चे जो हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए अपनी चॉइसेस में, उनको फ्री विल के साथ वो जो भी लर्न करना चाहते हैं उनके पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को भी एक्टिविटी को चूज़ करना चाहिए वो कर सकते हैं. ठीक है. द मोंटेसोरी मेथड, it is a child-centered activity-based alternative educational system developed by Maria Montessori. The Montessori method is based on the fact that children learn directly from the environment and relatively little from listening to a teacher talking to class. The Montessori method provides a stimulating child-oriented environment in which children can explore, touch and learn without fear. तो मारिया मोंटेसोरी वो कहती हैं कि जो उनका था वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच थी जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट था एजुकेशन सिस्टम में. इन्होंने इसको जो है वो प्रोड्यूस किया था और सबसे पहले उन्होंने इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था. ठीक है. इसको मारिया मोंटेसोरी ने एजुकेशन सिस्टम में वो ये कहती हैं कि ऐसा मेथड है जिसमें वो कहते हैं कि बच्चा डायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो है चीज़ों को लर्न कर सकता है और चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख सकता है. उसके अलावा वो कह रहे हैं कि बच्चे जो है क्लास में टीचर की बात सुन के कुछ थोड़ी चीज़ें सीखते हैं लेकिन अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हैंड्स ऑन एक्टिविटी से वो ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, उनकी लर्निंग ज़्यादा बूस्ट होती है. इसके अलावा वो कहते हैं कि बच्चे को वो चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चा चीज़ों को स्क्रैच करे, एक्सप्लोर करे और विदाउट एनी फियर चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करके लर्न कर सके. प्रीपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट. द अडल्ट एनवायरनमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन. देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट स्पेशली प्रीपेयर्ड फॉर देम. 6 principles of the Montessori prepared environment: freedom, structure and order, beauty, aesthetic sense, nature and reality, social environment, intellectual environment. Area of curriculum: practical life, sensorial, language, mathematics and cultural subjects. अब इसमें वही बात करती हैं, वो कहती हैं कि जो इन्वायरमेंट है बच्चों का इस तरह से होना चाहिए कि अडल्ट का जो इन्वायरमेंट है बच्चों के सूटेबल नहीं है, बल्कि बच्चों के जो है वो अलग से इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करने की, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है जिसमें उनके पास फ्रीडम भी होना चाहिए बट डिसिप्लिन होना चाहिए साथ साथ. ठीक है. चीज़ों में ऑर्डर होना चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, कलर्स, अट्रैक्शन होनी चाहिए कि बच्चे जिन चीज़ों से अट्रैक्ट करते हैं खूबसूरत चीज़ों को देख के. इसके अलावा सोशल इन्वायरमेंट है, नेचर ब्यूटी नेचर होनी चाहिए, रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को प्रोवोक करने के लिए आपके पास इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. Freedom in the Montessori environment. Freedom of choice. Fundamental to the Montessori approach, choices allows children to discover their needs, interests and abilities. Freedom of time. Allows children to work with the same material for as long as they like. Freedom to repeat. The 3 hours work cycle gives students the opportunity to work with materials and achieve success through practical practices. अब इसमें वो ये कहती हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ एंगेज करने के लिए वो कहती हैं कि बच्चों के पास अब डिफरेंट उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग. तो है बच्चों को डिफरेंट किस्म की उनके पास एक्टिविटी होनी चाहिए क्लासरूम में जिसमें फ्री विल होना चाहिए, टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चा जितना टाइम एज लॉन्ग एज ही लाइक वो इंगेज हो सकता है किसी भी एक्टिविटी के साथ उसको इंगेज होना देना चाहिए. और बच्चा अगर रिपीट करना चाहता है किसी एक्टिविटी में वो इंटरेस्ट ले रहा है, वापस उसको रिपीट करना चाहता है तो ये भी उसके पास ऑप्शन होनी चाहिए. Freedom to communicate. Montessori encourages communication both verbal and non-verbal in the classroom. Children learn to discuss activities, solve problems and develop their social skills. कम्युनिकेशन में कह रहे हैं कि बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे अपने वो जेस्चर से भी सीखता है, कुछ वर्बल कम्युनिकेट करके, कुछ नॉन वर्बल एक्शन से बच्चा सीख जाता है क्लास में. तो बच्चे डिस्कस करते हैं जब एक्टिविटीज़ को कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं, सोशल स्किल डेवलप होती हैं. फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स.
encourages children to discover the outcome of the activity by themselves. Each material is designed with a visual control of error. This guides a child to understand the outcomes of the activity through hands-on learning experiences. तो कहने के बच्चे अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, बच्चों को चांस ऑफ मिस्टेक भी देना चाहिए कि वो ट्रायल है ना, ट्रायल एरर है, ट्रायल एंड एरर के बच्चे बार बार ट्राई करते हैं चीज़ों को और फिर सीखते हैं। तो इसमें जो बच्चे को गलती करने का भी चांस देना चाहिए कि वो मिस्टेक कमिट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो उससे अपनी गलतियों से भी सीखेगा। और उसको इस तरह का आप एनवायरनमेंट में जिस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन करें उसमें मिनिमम आप गलतियों का, ये एरर का जो है वो चांस जो है वो मिनिमम हो और वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि बच्चे अपनी जब खुद से एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि इसने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से उनको पता चलेगा कि इस एक्टिविटी में एंगेज करके उन्होंने क्या सीखा, इसके आउटकम रिजल्ट्स क्या आते हैं, खुद से डिस्कवर करेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो खुद से चीज़ों को सीख सकेगा। नेक्स्ट हैं फ्रॉबल्स, जो इन्होंने किंडरगार्टन सिस्टम की बुनियाद रखी थी। फ्रॉबल्स किंडरगार्टन सिस्टम, फ्रेडरिक फ्रॉबल का टाइम पीरियड था 1782 to 1852, द जर्मन एजुकेटर, psychologist and best known founder of the kindergarten system. Froebel first kindergarten was started in 1837 in the Blackburg, Germany. Works of Froebel. Froebel is author of many books: Autobiography, Education of Development, The Education of Man, Mother Play, Pedagogies of Kindergarten. Froebel ने अपनी बायोग्राफी भी लिखी थी और इन्होंने बताया था कि जब इनके बचपन में ही इनकी मदर का जो है वो इंतकाल हो गया था और इनके फादर ने सेकंड मैरिज कर ली थी। और ये कहते हैं कि मैंने जो है अपना जो बचपन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मेरे 7-8 साल तक जो है वो मैं अपने घर के जो ग्राउंड में है, गार्डन में है, खेलते हुए गुजरा था, प्ले वे मेथड में। तो इन्होंने उसको ही किंडरगार्टन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करा था एजुकेशन को। तो किंडरगार्टन का जो मीनिंग है वो भी है द गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। तो सबसे पहले इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था और जनवरी में से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो ये कहते हैं कि बच्चा जो है नेचर के करीब रह के प्ले वे मेथड में चीज़ों को सीख सकता है और चीज़ों को वो जितना नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंगेज होगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा, ठीक है। तो वर्क ऑफ फ्रॉबल में क्या है, वो इन्होंने बहुत सी अपनी बुक्स लिखी थी, अपनी बायोग्राफी लिखी थी, एजुकेशन को सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसमें मदर प्ले है, पेडागोजी ऑफ किंडरगार्टन। Philosophical views of Froebel. Law of unity है। Froebel was a spiritual idealist. For him, all things of the world have originated from God. All the objects, though appear different, are essentially the same. This law of unity is operating in the whole universe. Law of development. The second characteristic of this philosophy is the law of development. According to him, this law of development is applicable of both the spiritual as well as the physical world in the same way. लॉ ऑफ यूनिटी में वो भी बात करते हैं कि स्पिरिचुअल आइडियलिस्ट इनको समझा जाता है और वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि सब चीज़ों को जो है वो उसका क्रिएटर कौन है, उनको बनाने वाला तख्लीक करदा कौन है, कि अल्लाह ताला की ज़ात की बात करते हैं कि सब चीज़ें जो है वो एक ही नुक्ते पे मिलती हैं, कि एक ही क्रिएटर है इनका। और वो कहते हैं कि देखने में चीज़ें जो है वो डिफरेंट लगती हैं लेकिन इन एक्चुअल जो है वो एक तरह से ही है। तो इसको लॉ ऑफ यूनिटी से उन्होंने इसको होल का यूनिवर्स को जो है वो उन्होंने लिंक किया था कि वो एक ही निज़ाम के तहत जो है वो चल रही हैं। इस तरह लॉ ऑफ डेवलपमेंट में वो बात करते हैं, वो फ़िलासफ़ी की बात करते हैं। लॉ ऑफ डेवलपमेंट में वो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल हैं स्पिरिचुअल पे और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे एट द सेम टाइम और सेम वे। फ्रॉबल्स एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। द एम ऑफ एजुकेशन एनेबल द चाइल्ड टू रियलाइज द यूनिटी प्रिंसिपल्स। द मेथड ऑफ एजुकेशन में आता है सेल्फ एक्टिविटी है। द मेथड ऑफ प्ले, द प्ले वे एजुकेशन टू चिल्ड्रन। कहते हैं कि मेथड प्ले वे मेथड में बच्चा जो है खुद से एक्सप्लोर करता है, सीखता है। सेल्फ एक्टिविटी में वो खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और बेसिक एम ऑफ एजुकेशन यही है कि अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है और यूनिवर्सल लॉ को, यूनिटी को, प्रिंसिपल्स को, अपने कायनात के बारे में आगाही हासिल करना, इन्वायरमेंट से फेमिलियरिटी होना। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम में है फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एटमॉस्फेयर में है शुड बी डेवलप्ड थ्रू सेल्फ एक्टिविटी इन अ सोशल एटमॉस्फेयर। पर्पज़ ऑफ एजुकेशन है अनफोल्ड द इनेट पावर्स ऑफ चिल्ड्रन टू ऑर्डर टू देम टू अटेन स्पिरिचुअल यूनियन विद गॉड। फ्रीडम में भी कहते हैं कि अब बच्चे को नेचर के साथ जो है फ्रीडम होनी चाहिए ताकि फ्री विल के साथ बच्चा जो है नेचर से इंटरेक्ट कर सके
और सोशल एनवायरनमेंट जो है आपको पॉजिटिव होना चाहिए और सेल्फ एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ताकि आपके अंदर सोशलिज्म, सोशल स्किल्स डेवलप हो सके। और एजुकेशन का मकसद है कि आपकी अनफोल्ड करना अपनी एबिलिटीज़ को, अपने आप को पहचानना और अल्लाह तक डिसाइड हासिल करना। Curriculum according to Froebel should give importance to religious instruction, nature study, arithmetic, language, arts and handicrafts. Method of teaching according to Froebel: प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी है, प्रिंसिपल ऑफ हेयरिंग बाय प्ले है, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंडरगार्टन: द किंडरगार्टन इज़ लाइक अ मिनिएचर सोसाइटी वेयर द चिल्ड्रन डिस्कवर देयर इंडिविजुअलिटीज़ इन रिलेशन टू अदर्स. The social aspects of development is given emphasize in these schools. There will be an atmosphere of freedom and a lot of scope for self-expression in the form of songs, movements, and construction. Merits of Froebel's kindergarten: Froebel's laid emphasis on preschool or nursery education. Froebel stressed the necessity of the study of child's nature, his instincts and impulses. तो वो कहते हैं कि जो उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे इनके किंडरगार्टन के, वो यही थे कि वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो फिर स्कूल जो है नया कल्चर है, नेचर सोसाइटी है, नया एनवायरनमेंट है जहाँ पे चीज़ों को इंडिविजुअल डिस्कवर करता है, दूसरों से इंटरेक्ट करता है, रिलेशनशिप बिल्डअप करता है, तो सोशल एस्पेक्ट से भी वो सोशल एजेंट बन जाता है। और उस पर वो कहते हैं कि स्कूल के जो एटमॉस्फेयर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस देता है। तो इस पर वो उसकी वो कहते हैं कि द सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ गिवन एम्फसाइज इन दी स्कूल्स। तो सोशल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए कि बच्चे ने सोशल स्किल्स डेवलप करना जो है वो भी स्कूल से वो सीखता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें बच्चा जो है फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ जो है चीज़ों को अच्छे एनवायरनमेंट में जो है एक्सप्लोर कर सके, लर्न कर सके, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को, सेल्फ एक्सप्रेसिव हो, उसको अपनी चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा मूवमेंट है, सॉन्ग, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों को, मेथड्स को भी कहते हैं कि एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। मेरिट्स क्या है फ्रोबेल के? फ्रोबेल लेड एम्फसाइज ऑन प्री स्कूल्स और नर्सरी एजुकेशन, ये बेसिक जो नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, प्री स्कूलिंग की बात करते हैं कि इस पर ज़्यादा बच्चे को तवज्जो देनी चाहिए जो अर्ली एज है। फ्रोबेल स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ द सच स्टडी ऑफ चाइल्ड्स नेचर, हिज इंस्टिंक्ट्स एंड इम्पल्सिस। ठीक है, तो कहते हैं बच्चे के इंस्टिंक्ट्स क्या है, जो पैदाइशी तौर पर जो उसके अंदर जो जज्बा है काम करने का, जो उसके इंटरेस्ट हैं, कैपेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही उसको एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। परमानेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन: इनर सेल्फ एक्टिविटी डायरेक्ट्स द डेवलपमेंट, अर्ली एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज अराउंड प्ले। कंक्लूजन क्या है? फ्रोबेल वाज द फर्स्ट एजुकेशनल एवोल्यूशनिस्ट हैं। एजुकेशन टू हिम वाज द प्रोसेस बाय विच द रेस एंड द इंडिविजुअल evolves टू हायर एंड हायर लेवल। तो वो कहते थे जिन्होंने इनकलाब पैदा किया था एजुकेशन की दुनिया में, तो ऐसे ये एजुकेशनल्स थे जिन्होंने दुनिया में अपनी एजुकेशन की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया था। एवोल्यूशनिस्ट थे और इन्होंने बहुत सा इनका जो था, इन्होंने इन स्पाइट ऑफ रेस कल्चर, इन्होंने इस डिफरेंट लेवल्स के हवाले से बात की थी, बच्चों की अर्ली एजुकेशन की बात की थी, उन्होंने सेल्फ एक्टिविटी बेस्ड एंगेजमेंट की बात की थी, और बच्चों को नेचर के साथ इंटरेक्ट होकर पहले वे मेथड मैंने कहा था कि स्ट्रेस दिया था बच्चों को सीखने दें ताकि वो ज़्यादा बेहतर से अपनी सलाहियतों को ब्रेक आउट ला सकें। नेक्स्ट है हमारे पास हेलन है। हेलन है, पार्क रूएस्ट हैं, उन्होंने डेल्टन प्लान को इंट्रोड्यूस कराया था। इट इज़ एन एजुकेशनल कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय हेलन। उनका टाइम पीरियड था 1887 टू 1973, वॉज इंट्रोड्यूस इन 1914 इन न्यूयॉर्क सिटी। नेम जो था उन्होंने स्कूल का जो है वो डाल्टन रखा था, और इसे मैसेच्यूसेट्स एज द USA। The idea was to given pupils the freedom and opportunity to develop initiative and self-reliance based on individual clearing. How does it works? It is the method of education by which pupils work at their own pace. Students are encouraged to help each other with their work. Students receive individual help from the teacher when necessary. Students draw up timetables and are responsible to finish the work. ठीक है, हेलन का जो था डाल्टन प्लान के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो सबसे पहले कहते हैं USA में इन्होंने जो स्कूल था उसको डाल्टन का नाम दिया था,
और जो उनका आइडिया था वो ये था कि बच्चों को फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी सेल्फ रिलायंस हो सके, खुद के नसार करना सीख सकें, इनिशिएटिव हो सकें और इंडिविजुअल क्लियरिंग उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। और उनका जो वर्क था वो कहते हैं कि एजुकेशन में कहते हैं कि बच्चों को अपने ओन पेस पे यानी अपनी जहाँ पे उनकी सेटिस्फेक्शन है, जहाँ पे वो कंफर्ट फील करते हैं उनको जो है एजुकेट किया जाए और बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो खुद से जो है वो काम करें और उनको टीचर सिर्फ एक जहाँ पे उनको गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ पे टीचर गाइड करें, बल्कि बच्चों को जो है वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने दिया जाए और उनको टाइम टेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए ताकि अपने काम को वो वक्त पे ख़त्म कर सकें। Two principles of the Dalton Plan: principles of freedom, foster independence and creativity. This foster the ability to think and act by oneself, heightens interest and concern. इनमें फ्रीडम में वो कहते हैं कि बच्चों को फ्रीडम फ्री भी होना चाहिए, उनको वो क्रिएटिव होना चाहिए और वो उनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिस तरह से चाहें वो सीख सकें अपने ओन पेस पे और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनके कंसर्न्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन में है enables children to master social skills and collaboration through exchanging with a variety of people. Instills optimal attitude from a social standpoint, nourishes the quality of consideration, foster collectively and cooperativeness. प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन में ये कह रहे हैं कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो वहाँ सोशल स्किल्स जो है डेवलप कर सके अपने अंदर और वो कोलैबोरेट कर सकें दूसरों के साथ, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि ऑप्टिमल एटीट्यूड डेवलप कर सकें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल एजेंट बन सकें और अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो ग्रूम कर सकें और उनके अंदर कोलैबोरेशन कोऑपरेटिवनेस जैसे प्रैक्टिसेस बिल्टअप हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट है पॉल फ्रायर है, इनकी 1921 टू 1997 है। क्रिटिकल पेडागोजी पे इन्होंने काम किया था। फ्रायर्स फिलॉसफी जो थी विच ही प्रीफर्स टू नोन एज साइंटिफिक रेवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म। लीडर्स हु वर्क फॉर द पीपल आर नॉट लीडर्स बट हु वर्क विद द पीपल आर देयर सर्वेंट्स। तो कहते हैं लीडर वो नहीं होता जो आप पे रूल करता है, बल्कि लीडर वो होता है जो आपके लिए आपको सर्व करता है और आपके लिए जो है वो फैसिलिटेट करता है आपको, वो लीडर होता है आपका। Philosophy involving techniques of adult and non-formal education, though the message is applicable to any form of education. The following are the important constructs of Freud's educational views. Education is a cultural tool for liberation from oppression. Education is a tool for the learners to be creator of their own reality. अब वो ये कहते हैं कि उनकी जो क्रिटिकल पेडागोजी थी इसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने नॉन फॉर्मल वे से एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था और चीज़ों को कहा था कि जो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं जो चीज़ें और टेक्निक्स उनको जो है एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जो उनका एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहते थे कि अपने कल्चर को प्रमोट करना, लिबरलिज़म को, और इसके अलावा वो कहते हैं कि आपका लर्नर को क्रिएटर बनाना चाहिए ताकि वो रियलिटी बेस्ड जो है एजुकेशन को गेन कर सकें। Knowledge not a set commodity that is passed from the teachers to the student. Learning begins with actions, a process where knowledge is presented to the learner. Teachers should know the students have life experiences that is key in shaping their education and learning. Education is a phenomena in which educator and the learner educate each other through the act of education. Education is a critical understanding of reality. The method of education must start from the situation and reality of people. Educational practices is not an extension but a communication. Communication involves mutual dialogue, whereas extension involves transplanting knowledge. अब ये कहते हैं कि नॉलेज में सेट ऑफ कम्युनिटी है जिसमें वो कह रहे हैं कि टीचर को जो आप ट्रांसफ़र करते हैं ना अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इस तरह कहते हैं अब बच्चे आपकी एक्शंस को भी नोट करते हैं। तो एजुकेशन में आप एक्शन बेस जो है वो नॉलेज को जो है प्रेजेंट करें ताकि टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे की लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ठीक है, क्योंकि अपने तजर्बात पे भी बच्चे ने सीखना है। तो ज़ाहिर बात है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ से इंटरलिंक करें चीज़ों को, उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करें और उनको एजुकेटर और लर्नर का दोनों का रोल इसमें कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है बहुत एक्टिव है और क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करें। रियलिटी बेस होनी चाहिए एजुकेशन और मेथड ऑफ एजुकेशन में वो कह रहे हैं कि आप सिचुएशनल होनी चाहिए, रियलिटी बेस होनी चाहिए और इसमें कोई वो एक्सटेंशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन में या कोई ऐसे वो कह रहे हैं कि मतलब म्यूचुअल डायलॉग टीचर स्टूडेंट दोनों का जो है इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। नेक्स्ट, फ्रायर्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। Friars viewed education as a deep political project towards the transformation of society. His work has exercised considerable influence among progressive educators.
all over the world, especially in critical pedagogy and social constructivism. Education should promote love and kindness. First, pedagogy allow intellectuals to make useful contribution to the peoples who struggle for social change. First, propose dialogue and horizontal relationship between teachers and learners and encourage active learning. Liberating education that involves the process of humanism, humanizing people who have been oppressed. ठीक है, तो अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के हवाले से वो कहते हैं कि जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एजुकेशन को, ट्रांसफ़र करें सोसाइटी को, कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करती हैं, क्रिटिकल पेडागोजी की बात करती हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करती हैं। टीचर का रोल जो है वो कहते हैं कि आप लव का केयर और काइंडनेस को प्रमोट करें, दोनों का म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, सोशल चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और लिबरल जो है एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। क्रिटिकल पेडागोजी के हवाले से क्रिटिकल पेडागोजी इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच फॉर डेवलपिंग critical consciousness or critical awareness in the learner. Critical consciousness is the ability to critically perceive the causes of social, political, economics, oppression and to take action against the oppressive elements of society. Critical pedagogy enables students to question and challenge domination. Critical pedagogy takes a central concern the issues of power in the teaching and learning context. तो वही कहते हैं कि इसमें एजुकेशन अप्रोच में वो कहते हैं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, वो क्रिटिकल अवेयर करती हैं लर्नर्स को और कहते हैं कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आपको कॉन्शियस होनी चाहिए और आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन पे किसी भी चीज़ पे भी बात कर सकें, उसके खिलाफ एक्शन ले सकें और जो भी सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं जिस कल्चर में आप रह रहे हो उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पूरा हक है क्वेश्चन करने का, आप चैलेंज कर सकते हैं और सेंट्रल कंसर्न जो इसमें ये है पेडागोजी का कि वो कहते हैं कि टीचिंग लर्निंग दोनों के कॉन्टेक्स्ट और दोनों के पर्सपेक्टिव को, इश्यूज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है इसमें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।